गवर्नेंस होता क्या है? स्टूडेंट देखें, स्टेट के ना 3 पिलर हैं। कौन कौन से 3 पिलर हैं स्टेट के? स्टेट आपका ना 3 पिलर पे चलता है। ठीक है। लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सही है। अब डिसीजन मेकिंग जो है और जो प्रोसेस है वो पूरा के पूरा गवर्नेंस कहलाता है। आप एक चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करवा रहे हो? ठीक है। जी इफ्रा बिल्कुल सही है। जी मुकद्दस ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड, ये गवर्नेंस कहलाती है। यानी लेजिस्लेशन कौन है? आपकी असेंबली। आपकी असेंबली में जो सियासतदान है वो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन है? हम लोग, ब्यूरोक्रेसी वाले, जो सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। हम क्या करते हैं? हम इस ऑर्डर को चलाते हैं। उन्होंने बोला टैक्स लगाओ, ठीक है, इन्होंने लेजिस्लेशन ने कहा टैक्स लगाओ। अब एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी क्या है? वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करें। और ये जो टैक्स है ये सही कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ये काम जुडिशरी का है। ठीक है। ये आता है किसके अंदर? ये आता है गवर्नेंस के अंदर। सो गवर्नेंस हैज डिफरेंट टाइप्स एंड कंपोनेंट्स। इसको याद करने के लिए आप ये एक्रीमोनियम कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रेक ट्री। ठीक है। अब प्रेक ट्री में पी का अलग मतलब है, आर का अलग मतलब है, ए का अलग मतलब है, सी टी अलग, आर ई ई, इन सब का अलग अलग मतलब है। गवर्नेंस में जो पी है इसका मतलब है पार्टिसिपेशन। ठीक है। आर का मतलब है रूल ऑफ लॉ। फिर ए आ गया आपके पास, ए का मतलब है अकाउंटेबिलिटी। फिर सी आ गया, सी का मतलब है कंसेंसस। टी आ गया, टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी। आर आ गया, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस। एक दो ई है हमारे पास। एक आपके पास है इफेक्टिवनेस और एक आपके पास है इक्विटी, इंक्लूसिवनेस। हम्म। गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस, ये 8 पैरामीटर्स हैं जो बताते हैं कि गवर्नेंस गुड है या बैड है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नेंस अच्छी नहीं है। सबसे पहले देखें पार्टिसिपेशन। आप मुझे बताएं कि आपने अब तक कौन से लॉ में पार्टिसिपेट किया है? क्या तमाम चीजों से मिलके हमारे यहाँ लॉ बनता है, या एक बंदा जिसका दिल चाहता है वो लॉ बना देता है? हमारे यहाँ लॉ जो है वो पार्टिसिपेशन से नहीं बनता। ठीक है। इसमें कॉमन या लोकल लोगों की से शामिल नहीं होती। ठीक है। रूल ऑफ लॉ, किसी मुल्क में रूल ऑफ लॉ देखना हो तो ये देखें वहां के सिटीजन कितने खुश हैं। सही। जैसे मैंने पार्टिसिपेशन की बात की, देखिए यहाँ पे
पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड में हुआ था ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट हुआ था ईयर 2018 में। उन्होंने बकायदा अपनी आवाम से वोटिंग करवाई थी, आया हमें यूएन के, ईयू के साथ होना है या ईयू से अगेंस्ट जाना है। तो अवाम ने वोट किया था, तब जाके उन्होंने एग्जिट किया था। रूल ऑफ लॉ, हमारे कानून सबके लिए डिफरेंट है। अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में नहीं है। आप अभी पूछ लें किसी भी बड़े सियासतदान से कि आपने कितना पैसा कमाया, कहां कहां से वो पैसा आया, मनी ट्रेल दे दें, ऑफेंड हो जाएंगे। क्यों ऑफेंड हो जाएंगे? भाई हमारा पैसा हमने जैसे भी कमाया हो। आप एक छोटे सरकारी प्यून को, मैं क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो शायद दिन के जो है ना छोटे लेवल पे 2,000 4,000 5,000 की करप्शन कर रहे हैं। अगर आप उसको मंथली मल्टीप्लाई कर लें, लाख सवा लाख रुपए हो गए। फिर उनकी अपनी तनख्वाह। इस तरह से एक नॉर्मल 1 से 2 ग्रेड का बंदा आराम से 1.5 पौने 2 लाख रुपए कमा रहा है। फिर आप सोचे जो बड़े ग्रेड के हैं, 15 16 17, ये कितने कमा रहे होंगे? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसके बाद कंसेंसस नहीं है, हमसे राय नहीं पूछी जाती, इदारों को मिलाया नहीं जाता। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव मिलके काम कर रहा हो। सब अलग अलग हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने लॉ बनाया, कराची की बात करते हैं, सिंधी अजरक प्लेट है, ये जो बाइक पे प्लेट लगेगी या गाड़ी पे लगेगी ना, वो चेंज हो गई है। फाइन, चेंज करें, अच्छी बात है, चेंज होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, फैसला सुना दिया और अब ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है। आपने लोगों को ये नहीं बताया कि ये कहाँ से बनेगी, कितने की बनेगी, कितने टाइम में डिलीवर हो जाएगी। सही, आपकी इसके ऊपर कोई से नहीं थी। तो इस तरह के मामलात हैं कि हमसे कंसेंसस नहीं लिया जाता। फिर ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट के किसी काम में ट्रांसपेरेंसी आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट जो है 1 अरब का था, वो 10 अरब हो गया, 9 अरब कहाँ गए, किसी को नहीं पता, हम पूछ नहीं सकते। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इदारा है जो रिस्पॉन्सिव है, मुझे बता दे। कोई भी इदारा इस टाइम पे रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप पुलिस को कॉल करो, एफआईआर नहीं कटेगी। आप जो है नादरा में चले जाइए, लाइन लगाइए, टाइम लगेगा। किसी सरकारी इदारे में काम करने चले जाओ, बगैर रिश्वत काम नहीं होगा। इफेक्टिवनेस क्या है? कोई इफेक्टिवनेस नहीं है किसी इदारे की। कौन सा ऐसे इदारा जो आपको बहुत बासर लगता हो? कोई भी नहीं। इंक्लूसिवनेस तो हमारे यहाँ है ही नहीं, बराबरी हमारे यहाँ है ही नहीं। अब मुझे बताइए, इन 8 पैरामीटर्स के हिसाब से आप पाकिस्तान को समझते हैं गुड गवर्नेंस? सर, लॉज आर मेड बाय पार्लियामेंटेरियंस हु आर रिप्रेजेंटेटिव, फाइन, यहाँ तक ठीक है। हमने उन्हें असेंबली में पहुंचाया, तो वो हमसे राय तो लें। वो डबल सवारी बंद करने से पहले आवाम से तो पूछें। अभी कराची में इतना बिल्डिंगों का मसला आ रहा है कि कौन सी बिल्डिंग गिर रही है, कौन सी नहीं गिर रही। ये सिर्फ एक लेटर निकाल देंगे कि भाई ये बिल्डिंग खाली कर दो। भाई जो वहां रह रहा है वो कहाँ जाएगा? बात समझ में आ रही है? पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, इन्हें इंग्लैंड का मॉडल देखना चाहिए कि सिर्फ ब्रेग्जिट के लिए इंग्लैंड में बकायदा रेफरेंडम हुआ। इंग्लैंड की आवाम ने 49 और 51 के हिसाब से 51 ने कहा एग्जिट, 51 ने बोला निकल जाओ, तो वो निकल गए। और बाकी 49 ने बोला कि नहीं निकलो। बात समझ में आई बेटा कि क्या मतलब होता है पार्टिसिपेशन का? सही है, आगे चलेंगे। अकबर, पहले आप लिखोगे, आप 8
फैक्टर्स बताओगे, आप आर्ट पे बात करोगे कि पाकिस्तान जो है वो कहीं दूर दूर तक नहीं है गुड गवर्नेंस में। ठीक है, अच्छा इसकी जरूरत क्या है? अगर किसी मुल्क में गुड गवर्नेंस है, मैं आपको ये कहता हूँ आप ज्यादा दूर ना जाएं। मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 79 मार्क्स हैं। रीजन क्या है? मैंने पाकिस्तान का कंपैरिजन दूसरे कंट्रीज से दिया। मैंने सिंपली कहा आप इंडिया चले जाएं, इंडिया के अंदर दिल्ली जो है वहां पे एक आम आदमी पार्टी है, उसका मतलब होल्ड है। दे हैव एलिमिनेटेड करप्शन। अब आप बोलोगे यार सर कैसे किया? उन्होंने सिंपली ये किया, जो भी आपके काम नादरा वाले होते हैं ना, उनके यहाँ तो आधार कार्ड कहते हैं, उन्होंने एक ऐप बनाई। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे बनवाना है आधार कार्ड यानी एनआईसी, तो मैं उस ऐप पे बुकिंग लूंगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल विल कम टू डोर स्टेप। जैसे डिलीवरी नहीं करते हैं, ये वहां आएंगे, हमारे घर में ही हमारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, और फाइनल भी हमारे पे डिलीवरी जो एट होम होगी। इस पूरे चक्कर में ना आपकी कहीं भाग दौड़ है, ना किसी को पैसे खिलाने, हो गया आपका काम, आसान हो गया। ये इंडिया ने किया है, और ये मैंने पेपर में लिखा। सो वी आर जस्ट कंपेयरिंग द टू सिस्टम्स। हम डायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान बुरा है, हम आसपास के मुल्कों से लिंक करेंगे कि देखें इंडिया ने भी तो कर लिया, इंडिया की आबादी हमसे ज्यादा है, इंडिया के मसाइल हमसे ज्यादा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? बात समझ में आई बेटा? देखो डिपेंड करता है सवाल कैसा आता है। अभी हमें सवाल नहीं, अभी हम पूरा सीख रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सवाल क्या आएगा पेपर में। ठीक है, आगे चलें जी। अच्छा जी, इसके बाद पोवर्टी एलिवेशन जो है, इसके लिए गुड गवर्नेंस जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने करनी है, उसके लिए भी आपको गवर्नेंस अच्छी चाहिए। सोशल जस्टिस, करप्शन रिमूवल, इन सब कामों के लिए तो गुड गवर्नेंस आपको चाहिए, हमारे पास नहीं है। ठीक है, सो व्हाट आर द चैलेंजेस? हमें क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं? सबसे पहला चैलेंज, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंट चेंज इन गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट चलती 3 साढ़े 3 साल है, अब होता यूं है, एक मिनिस्टर है, ठीक है, मिनिस्टर को 1 साल लगता है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। जब उसको समझ में आती है तो उसको 1 साल मजीद लगता है टू डिसकंटिन्यू प्रीवियस प्रैक्टिसेस। सही है भाई, 2 साल गुजर गए उसे, 1 साल में वो इंट्रोड्यूस कराता है ओन प्लान्स। वो कहते हैं कि अब हम ना ऐसे ऐसे करेंगे। फिर 6 महीने बाद क्या होता है, उनकी हुकूमत चली जाती है, मिनिस्टर चेंज, मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रही। बात समझ में आ रही है? जैसे इमरान खान से पहले एक लैपटॉप स्कीम थी, ठीक है, अब लैपटॉप स्कीम चल रही थी, चाहे फायदा था नुकसान था, वो चल रही थी। खान साहब आए, डिसकंटिन्यू कर दी। अब वो गए, फिर कंटिन्यू हो गई। अब कोई और आएगा, वो कोई और चीज ले आएगा। मतलब हमारे यहाँ इशू ये है कि कोई भी लॉ, कोई भी चीज कंटिन्यूटी में नहीं होती। सो
For good governance we need laws and practices for long term. अब आप मुझसे पूछो कौन से ऐसे कंट्री में हो रहा है? ये यूएसए में हो रहा है। यूएसए में जब 9/11 हुआ तो टेररिज्म की जो टर्म है वो आ गई मार्केट में। उसके बाद आने वाले 3 प्रेसिडेंट्स उसको चेंज नहीं किया, यानी तकरीबन 14-15 साल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म उनका जो है ना वो मेन रहा है। सही है, उन्होंने चेंज नहीं किया। आगे आए जी। इसके बाद दूसरा मसला करप्शन है। किसी भी गवर्नमेंट का मसला है करप्शन। क्या है? नैब, एफआईए, 2 इदारे पकड़ने के लिए लगाया हुआ आपने कि भाई सबकी करप्शन पकड़ो। बेटा इधर भी तो ह्यूमन काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस से आई गेस एफआईए एंटी करप्शन ने किसी इंस्पेक्टर को उठाया था। हुआ क्या? उनके खिलाफ सबूत थे, सारे मामला थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप इतने इतने पैसे दे दें तो हम आपका केस हल्का कर देंगे। तो फिर क्या हुआ? केस दब गया। जिस बंदे ने 20 लाख की करप्शन की, 5 लाख देके छूट गया, फिर शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। अच्छा जी, वीक रूल ऑफ लॉ। हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो वीक है। हमारा सिलेक्टिव जस्टिस है। आप लोगों ने इस तरह की न्यूज सुनी होगी कि किसी शख्स को 6 महीने की सजा हुई थी और 5-6 साल तक उसका केस चलता रहा। इसी तरीके से किसी गरीब को पकड़ लेते हैं, ठेले वाले को पकड़ के अंदर डाल दिया, अब उस पर केस बना दिया, अब वो निकलने के में उसको 14-15 साल लग गए, हालांकि उसकी सजा महीनों की थी। लेकिन इसके बरक्स जो बड़े बड़े जाइंट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जब कोई भी गुनाह करते हैं इनके लिए जस्टिस सिस्टम चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? आप कराची में नताशा वाला केस देखें, शाहरुख जतोई का केस देखें, इतने हिट एंड रन केसेस हैं, कोई उसके ऊपर पूछता नहीं है। क्यों? वो पावरफुल हैं। वो वकील क्या, वो जज भी खरीद लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बाद है पुअर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। पब्लिक सर्विस में क्या क्या आता है? भाई एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, सैनिटेशन चाहिए। अब मुझे बताइए ये सारी चीजें क्या आपके इलाके में ठीक है, या आपके मोहल्ले में, या आपके शहर में? ये तीनों चीजें सही है? कोई बच्चा यहाँ रावलपिंडी से है, कोई केपी से है, कोई बलूचिस्तान, कोई कराची, कोई पंजाब से बैठा हुआ, सब यही कहेंगे नहीं नहीं सर किसी में मसला, किसी में मसला। इसका मतलब हमने देख लिया कि ऑल ओवर पाकिस्तान गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विस डिलीवरी अच्छी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े जी। वीक लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नमेंट पूरी दुनिया में स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जानती है। देखें मैं काम करता हूँ, मेरा एक एक शॉपकीपर का मसला मुझे पता है, एक स्कूल जो चलाता है मुझे मसला पता है, पानी पड़ा हुआ है रोड पे मुझे पता है, बिजली का इशू है, लोगों के मसाइल मुझे सब पता है। लेकिन हमें इख्तियारात नहीं है हमारे पास। आपने लोकल गवर्नमेंट को इतना वीक रखा हुआ है तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको इनको वैल्यू देनी थी। आपने 18 अमेंडमेंट लेने के बाद आपने तमाम चीजें सूबों को दे दी। अब सूबों के पास है तो सूबे उसको डाइल्यूट करें पावर को और लोकल गवर्नमेंट को पावर दें। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटे से मोहल्ले में बैठा हूँ इस टाइम,
मेरा एक मसला है कि जी यहाँ गटर खुले में, ये बात क्या एमएनए को पता है मेरे, या एमपीए को पता है मेरे? नहीं, कैसे पता होगा? क्योंकि जब वो घूमेगा रोडों पे गलियों में तब तो उसको पता चलेगी। लेकिन उन भाई साहब को डबल केबिन में घूमने, गार्ड आगे पीछे प्रोटोकॉल में घूमने, मीडिया को बयान देते बिना से फुर्सत मिले तो वो गलियों के चक्कर लगाए ना। ठीक है। इसके बाद ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है। हमारे इनएफिशिएंसी क्यों है? आउटडेटेड कॉलोनियल स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चों का दिल खराब होता है इस लेक्चर के बाद, लेकिन जो सच्चाई है उसको मानते हैं। देखें, आप जो है वो पास में है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों ने पढ़ा, असिस्टेंट कमिश्नर लग गए। व्हाट डू यू थिंक कि आप असिस्टेंट कमिश्नर लग के बहुत पावर होगी आपके पास? नो, ऐसा नहीं है। देखिए, आपसे ऊपर डीसी है और डीसी के ऊपर एक कमिश्नर है, कमिश्नर के ऊपर पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन के ऊपर जो है वो बिजनेस कम्युनिटी बैठी होती है। ये सारी एक हायरार्की है। अब एक असिस्टेंट कमिश्नर है, फॉर इंस्टेंस इंक्रोचमेंट खत्म करानी है किसी एक दुकान वाले से, दुकान वाला पार्टी का बंदा पावरफुल, वो कॉल करवाएगा डीसी को, डीसी आप पे प्रेशर बिल्ड करेगा कि यार छोड़ दो, एक दुकान की तो बात है। ऐसे करते करते कई सौ दुकानें आप छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पे आपका डीसी अच्छा है, डीसी ने बोला नहीं भाई, तोड़ना है तो तोड़ना है। फिर कमिश्नर की गेम आती, कमिश्नर बोलता है यार छोड़ दो इसको। जब बात कमिश्नर के आगे चली जाती है तो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि भाई ये हमारा वोटर है, आप इनको हाथ नहीं डालें, वरना कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने। और अगर कोई इस पे हाथ डाल देता है तो फिर बिजनेस कम्युनिटी जो है बाय पावर बाय फोर्स वो आपका ट्रांसफर करा देगी। सीधा सीधा गेम है। इफ यू फॉलो द सिस्टम यू विल रिमेन रेलिवेंट। ये सिस्टम है कि कोई काम करने से पहले आप पूछें कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, किसी का कोई मसला तो खराब नहीं हो रहा, हम कर लें। आपको 10 लोगों से इजाजत लेनी है। तो ये जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे नजर आता है ना, ये शशका है बस, कुछ नहीं है। आप अगर पुलिस में हैं, आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, आपको एक जगह पे रेड मारने के लिए पहले इजाजत लेनी पड़ेगी अपने सीनियर्स से, जूनियर्स को अलाइन करना पड़ेगा। फिर आपके पास बजट नहीं, क्या करेंगे? आपको पता चलता है कि थाना बिकता है, एक एक थाने पे बोली लगती है, एसएचओ कैसे आता है, लाखों करोड़ों रुपए रोजाना कैसे आएंगे थाने में। ये सब क्यों है? ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी हमारी, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर आउटडेटेड है। ठीक है। ये सब सच्चाइयां हैं जो आपको सिस्टम में जाके पता चलेंगी। कि जस्ट आपको गाड़ी दे दी, 2 गार्ड ले लो, पैसा बनाओ अपना, और जब 60 साल के हो गए पेंशन आ जाएगी। चेंज वेंज लाने का नहीं सोचना है। चेंज लाने का सोचोगे तो आपको इररेलेवेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। आते हैं जी रिफॉर्म्स। अब बहुत बुराइयां कर ली, सही कैसे होगा ये जो मामला है? इसको ठीक करने के लिए हमें मोंटेस्क्यू के पास जाना पड़ेगा। अब जो बच्चे कहते हैं सर रेफरेंस कैसे दें पेपर में, मोंटेस्क्यू कहता है सेपरेशन ऑफ पावर। वो कहते हैं लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों डिफरेंट हों, आपस में लिंक में एक बंदा ना चला इनको। तीनों के हेड्स डिफरेंट होंगे, लेकिन हमारे यहाँ डिफरेंट है, हर कोई दूसरे के काम में घुस रहा होता है। तो हम यहाँ एक मिसाल देंगे कि मोंटेस्क्यू ने कहा था तो कोशिश करें कि जी चीजें सेपरेट हो। उसके बाद हम ई गवर्नेंस पे काम करें, हम कोशिश करें कि पब्लिक टू सिविल सर्वेंट का कांटेक्ट जो है ना वो हम ऑनलाइन करा दें। जैसे मेरे पास एक फाइल आती है पेंशन की, मैं ये भी देख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टर हूँ इस टाइम पे ना,
पेंशन वगैरह का। अब पेंशन की फाइल आई, मेरे तक पहुंचने से नीचे 10 लोगों से गुजर के आई है वो। पहले बंदे के पास गई, लेकिन इसका सिस्टम यूं होता है, फर्स्ट पर्सन के पास गई, उसे सर्विस बुक चेक की, उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया। उसने बोला भाई जाओ ये ले आओ। अब ऑब्जेक्शन रिमूव करने के लिए उसने 2,000 रुपये ले लिए। उसने कहा लाओ 2,000 दो, मैं सही कर दूं। दूसरे के पास फिर 1,000 2,000, जब तक मेरे पास फाइल पहुंची है बंदा 30,000 रुपये रिश्वत दे चुका है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उससे कितने लूं, क्योंकि मैं साहब हूं। 2-3 हज़ार तो मैं लूंगा नहीं उससे, अब मैं ज्यादा पैसे डिमांड करूंगा। अब वो बंदा टूट जाएगा, वो बोल रहा है यार मैं शुरू से आखिर तक मैं दे रहा हूँ। इसका हल क्या है? ई गवर्नेंस। आप हर चीज को ऑनलाइन कर दो, उसको बोले डॉक्यूमेंट अपलोड करो, बैंक चालान दो, आगे बढ़ो। 200 250 500 का बैंक चालान है, ई गवर्नेंस करें जैसे इंडिया में। ठीक है ना? तो आप ये रिफॉर्म्स में डाल सकते। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट को पावर दें। आप भाई लोकल जो यूसी चेयरमैन होता है, जिलेदार है, थानेदार है, इनको वैल्यू दें, इनको फंड्स दें, इनको बोले काम करो। ठीक है। इसके बाद विसिल ब्लोअर्स होने। विसिल ब्लोअर्स क्या होते हैं? ये आपके ना स्पाइज होते हैं, छुपे हुए एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? न्यूज मार्केट में ले आते हैं। अगर किसी ने करप्शन छोटी सी की है ना, ये ना हल्ला मचा देंगे, हर जगह जाके लोगों को जमा कर लेंगे, अखबार में डलवा देंगे। ये इस तरह के लोग हैं। ठीक है। इसी तरीके से मीडिया का रोल होना चाहिए। मीडिया पॉजिटिव रोल दिखाए। ठीक हो गया? अच्छा जी। फिर इसमें हम किसकी मिसाल देंगे? वाई नेशंस फेल। जिन बच्चों ने मेरी क्लास लिया वाई नेशंस फेल वाली, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस याद होंगे। आप वो मिसाल दोगे कि भाई इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होंगे, कंसेंसस होगा, तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। आप इंपावर करें, इंपावर यूथ एंड वुमेन। सही। मेरे ख्याल से ये रिफॉर्म्स। नाउ आप बताइए, आपको क्या लगता है अबाउट गवर्नेंस? कुछ पूछना है, कुछ इसमें ऐड ऑन करना है तो बताइए। मैंने एक सम अप किया, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैंने सारी चीजों को छोटा करके आपके सामने बयान किया है। जी। कोई सवाल आप लोगों का? यस, बिल्कुल अच्छा खासा लिखा जा सकता है। आप अगर सीएसएस का ऐसे देखें ना, गवर्नेंस इन पाकिस्तान, नीड फॉर रिफॉर्म्स, अब जितना दिल चाहे उतना लिखो। अब इसके अंदर मैंने आपको मोंटेस्क्यू का बताया, रेफरेंस आ गया। वाई नेशंस फेल का बताया, आ गया। इसी तरीके आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। इसे पूरी बुक है, गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। इसके मेरे पास वो भी लिखे हैं रेफरेंसेस। इशरत हुसैन की बुक है ये मैंने पढ़ी थी। अब बहुत सारी चीजें मैंने इसमें से निकाली हैं। जरा क्विकली देखते हैं कि इशरत हुसैन साहब क्या कहते हैं। अच्छा, ये मजीद पॉइंट्स हैं, ये मजीद पॉइंट है, जैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये हमने जिक्र किया था पहले भी, कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी दुनिया में भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। ठीक है। इसके अलावा इलेक्शंस की हमने बात की थी।
अब इन्होंने और क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि along with the quality of leadership at the top, it is the better maintenance of the rule of law and political stability that affect economic growth. इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की कि भाई अगर आप गवर्नेंस अच्छी नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक चीज है जो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात की, कहते हैं 3 मोटो होते हैं, यानी 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स लेके चलती है पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में। कौन कौन से? पब्लिक सपोर्ट, कैप्चर पावर। देखें, पब्लिक सपोर्ट ये चाहिए सबको, कैप्चर पावर, पावर चाहिए, बगैर उसके काम नहीं है, और इसके अलावा सर्विस डिलीवरी, भाई काम भी तो करना है ना। तो इशरत साहब कहते हैं दे आर मोर फोकस्ड ऑन फर्स्ट टू, मोर फोकस्ड ऑन फर्स्ट टू, ये इन्होंने किताब में लिखा है। अब एक एक बात के ऊपर रिकमेंडेशंस हैं, अब वो कह रहे हैं इसको ठीक कैसे करोगे। इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं भाई डिबेट्स हो पब्लिक इश्यूज पे, पॉलिटिकल टॉलरेंस आए लोगों में, लोगों में टॉलरेंस ही नहीं है हमारे। स्टॉप करेक्टर एसेसिनेशन, ये जो आसान कर दिया ना बड़ा के स्टेज पे खड़े हो जाओ किसी को भी गंदा कर दो, इशरत साहब कहते हैं ये सब छोड़ दो। ठीक है, जब आप इसको छोड़ेंगे तभी तो कुछ होगा। मैं आपको लास्ट 4 मिनट है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स देके जा रहा हूं, आप इसको पेपर में लिखिएगा, यकीन कीजिए बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप। सबसे पहला, 22 PM चेंज्ड in 75 years, almost 27 times visited to या reached to IMF, हम 27 दफा जा चुके हैं IMF के पास। अच्छा, एक और चीज है कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम लिमिट है प्राइम मिनिस्टर की वो 3 साढ़े 3 साल है। ठीक है, 3 to 3.5 years टेन्योर, ये सब लिखिएगा पेपर में। नाइनटीन 47 से 1957 तक हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे। अच्छा, एक मुल्क बना, नया मुल्क है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। मसला यही शुरू हो गया कि 10 सालों में हमें प्राइम मिनिस्टर ही सेट नहीं होके दे रहा। पहले आप कायदे आजम साहब का इंतकाल होना, लियाकत अली खान साहब, उसके बाद कंसेक्यूटिव PM चेंज। डू यू नो कि इंडिया उस टाइम क्या कर रहा था? एनी गेसेस? उन 10 सालों में इंडिया ने किस चीज पे इन्वेस्ट किया होगा? बस ये आखिरी बात और लेक्चर खत्म कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा इंडिया ने उस टाइम 5 यूनिवर्सिटीज बनाई, एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया। इंडिया वॉज वे स्टेबल देन अस। 5 यूनिवर्सिटीज बनाई। आज भी आप जब सुनते हैं IIT मुंबई, सही है, जितनी IITs है उनकी, ये सारी के सारी उन शुरू के 7-8 सालों में उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंट है। और आपका जो मुल्क है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ही सेट नहीं हो रहा। इंडिया इस तरह से आगे एजुकेशन में, आप खुद फील करेंगे कि यूट्यूब पे जब आप इंडियन चैनल देखते हैं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने बहुत सारे इंडियन टीचर से केमिकल इंजीनियर सीखी। आई एम श्योर कोई डॉक्टर होगा तो वो अच्छे लेक्चर सुनता होगा। आप कुछ भी करें, अगर करंट अफेयर भी पढ़ना है ना, अगर आप इंडियन चैनल्स पे चले जाएं, बहुत अच्छी नॉलेज देंगे एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान, बिकॉज देयर एजुकेशन इज गुड। दूसरी चीज ये, उनकी इंग्लिश एक्सेप्शनल इंग्लिश है। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तानी उनके बराबर भी नहीं आते।
इनका सिस्टम ऐसा डिजाइन है। ठीक है, चले जी, आज के लिए इतना रखते हैं। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको ग्रुप में और मटेरियल भी भेज रहा हूँ। पहले आप मटेरियल पढ़ेंगे, फिर सवाल अटेम्प्ट करेंगे, और फिर देखते हैं कि गवर्नेंस हमसे होता है या नहीं होता। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।